ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार। कल हमने वीडियो बनाया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शेयरों पर। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अपना बहुत कुछ जो प्रोडक्ट है वो तैयार कर रहे हैं। टेस्टिंग, मेंटेनेंस का काम वैसे तो अधिकांश कंपनियों ने चालू कर दिया, लेकिन इनके मेन प्रोडक्ट में भी एआई का कंपोनेंट है। मतलब they are inserting AI component in their product। तो बनाया था और उसमें काफ़ी डिटेल मैंने जानकारी दी थी। और वो ऐसे शेयर हैं, लोग एमआरएफ की बात करते हैं और किसी और कई शेयरों की बात करते हैं, लेकिन आने वाला समय जो डल टाइम था वो जा रहा है इनका, और आने वाला समय इन्हीं शेयरों का है। मेरी रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ यही कहता हूँ कि इन शेयरों का ध्यान रखें, अपनी वॉच लिस्ट में डाल लें और अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से डिस्कस करें। मैं केवल आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ और मैंने विश्लेषण दिया है, उस विश्लेषण के रेफरेंस के साथ अपने एफए से बात करें, मतलब तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है और आप खुद समझते हैं, दैट्स ऑल। मतलब कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। अपने खुद के हिसाब से निर्णय लीजिए। तो बाजार की बात यह है कि कल के बाजार भी बंद होते होते एकदम से मतलब उठाव खा गए थे बाजार। जो डलनेस थी बाजार की खत्म हो गई थी। कई शेयरों में करंट आया, मतलब कई शेयर नीचे से ऊपर उठे, कई शेयर माइनस में थे, प्लस में आए। तो ये बाजार चलता रहेगा। फंडामेंटली ये मार्केट बहुत स्ट्रांग है और स्ट्रांग का कारण ये कि इंडियन इकोनॉमी इज टेकिंग ए बिग लीप फॉरवर्ड। काफ़ी ग्रोथ की गुंजाइश है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के अंदर भी शेयर बाजारों में इसी तरह तेजी आई थी। वो एक बदकिस्मती थी कि वो सरकार हार गई थी चुनाव, वरना इस देश की तस्वीर कुछ होती। बीच में 10 साल का गैप लग गया और 10 साल में इतना ज़्यादा खराब हो गया कि उसका रिवाइवल करने में मोदी सरकार को 5-7 साल लग गए। मतलब बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। तो खैर एनीवे, हम कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं, हम तो खाली इकोनॉमी की बात करते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था के अंदर उठाव आना चाहिए, आर्थिक उदारीकरण आना चाहिए, उद्योग, देश के उद्योग धंधे विकास करने चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए देश का, देश में फॉरेन एक्सचेंज आना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये सारी बातों से हमारा संबंध है और ये चीज़ें उठेंगी तभी देश की गरीबी दूर होगी, आम आदमी सुखी होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। बढ़ रहा है, अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज इतने बड़े बेस पर अटल जी की सरकार जब आई थी, जब 2-2.5% की जीडीपी रह गई थी। नरसिंह राव सरकार ने कोई खराब काम नहीं किए थे। उन्होंने लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेते हुए आर्थिक एक बहुत बड़ा आर्थिक उदारीकरण किया था और जीएटीटी का डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट पे साइन किए थे उन्होंने। उसके कारण देश की इकोनॉमी को ग्लोबलाइज कर दिया गया था। देश की इकोनॉमी में जो भी रेस्ट्रिक्शन थे वो खोल दिए गए थे। तो उस समय एक बार जब क्योंकि मेजर सर्जरी हुई थी इकोनॉमी की, तो उस मेजर सर्जरी के परिणाम स्वरूप, जब भी मेजर सर्जरी होगी कोई भी मरीज महीने 2 महीने बेड पे रहेगा। तो उसी प्रकार से चूंकि इकोनॉमी का मामला था, बहुत लंबा टाइम था, बहुत लंबा काम था, उसमें 5-6 साल लग गए थे। लेकिन जब इकोनॉमी में उठाव आया तो इतना जबरदस्त आया और अटल जी की सरकार आई, अटल जी ने उसको और आगे बढ़ाया। लेकिन वो बदकिस्मती की 2004 में वो सरकार चली गई, वो सब काम अधूरे रह गए, उलझ के रह गए, देश की बर्बादी हुई। और एक ऐसे हाथों में, हालांकि मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे आदमी थे, इंटेलिजेंट थे, ईमानदार थे और वर्क भी करते। नरसिंह राव जी के साथ मिलकर उन्होंने तो काम किया था एज फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन सवाल ये थी कि ही वाज डी जोरे प्राइम मिनिस्टर, ही वाज नॉट डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर। पावर तो डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर के मामले में मैडम के पास थी, पावर सेंटर तो मैडम सोनिया थी, मतलब, और ये देश राहुल गांधी थे। मतलब जो आज तक भी भाषण कैसे दिया जाए, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, भाषण कैसे दिया है ये आप सुनते होंगे, कैसा भाषण है इनका। तो खैर एनी हाउ, हम उधर नहीं जाते हैं, हम हमारे मेन सब्जेक्ट पे आते हैं। अर्थव्यवस्था में सुधार आ रहा है, बाजार बहुत स्ट्रांग है और आप कॉन्फिडेंट के साथ चले, लेकिन अलर्टनेस की हर जगह आवश्यकता है। जब बाजारों के अंदर इतनी भारी तेजी आना शुरू हो जाती है तो कुछ गलत चीजें भी आ जाती हैं और गलत लोग गलत इंटेंशन से कोई कलाबाजी खेल करके और एक फायदा उठा जाते हैं और उसमें एक इनोसेंट इन्वेस्टर, एक वीक इन्वेस्टर मारा जाता है। वो स्थिति नहीं आनी चाहिए। आप बिल्कुल ऐसा नहीं कि बाजार में किसी एनालिस्ट ने टीवी पे कहा या कोई आपने देखा, कोई लाइन आई और उसके आधार पे कड़ाक दे शेयर खरीद, वो मत कीजिए।
वो बहुत बड़े नुकसान का काम होगा, आपके लिए बहुत टेढ़ा पड़ जाएगा, बहुत दिक्कत आएगी आपको उसमें। आप जो भी एक्शन करें समझदारी से, एक प्लांट वे में, पढ़ाई लिखाई के समझ के बाद, देख बोल के। आपने खुद में समझ नहीं है, आप जो जानकार लोग हैं उनसे पूछिए, हम जैसे आदमियों से पूछ लीजिए। आप मैसेज के अंदर आप डालिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। टेस्ट एश्योर्ड, मैं कोई पैसे वैसे नहीं लेता हूं, कुछ भी नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं है। आप निसंकोच सवाल डाल दें, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा इन अ डिटेल्ड वे। और फिर भी मेरे सवाल में आपको कोई कमी नहीं, देन अगेन गिव मी द मैसेज, अगेन आस्क द क्वेश्चन, आई विल अगेन रिप्लाई। आई एम रेडी टू सर्व द पीपल अप टू दिस एक्सटेंट। और उसके बावजूद भी अगर आप नहीं करें तो वो आपकी इच्छा है, मतलब इससे ज्यादा क्या हो सकता है बताइए। मेरे को यदि किसी भी लायक आप समझते हैं, देन टेक माई हेल्प, आई एम रेडी टू हेल्प यू इन एवरी रिस्पेक्ट। और जो पूछ रहे हैं उनके जवाब दे रहा हूं, हर सवाल का जवाब दे रहा हूं। तो थैंक यू। अब आप चलते हैं, आज हम चर्चा किस पर करें, सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अभी तक बड़े बड़े सभी सेक्टर्स पे चर्चा कर चुके हैं विस्तार से। एक जो डिफेंसिव सेक्टर की कैटेगरी में बाजार जिसको मानता है, फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर के बारे में आज विस्तार से चर्चा करें। मैं भी बहुत दिनों से सोचता था, लेकिन मैं थोड़ा और जो महत्वपूर्ण सेक्टर थे जिनमें बहुत बड़े परिवर्तन आ रहे हैं, जिनमें बहुत बड़ा एप्रिसिएशन आने की संभावना है, जिनमें खरीद का एक अप्रोप्रिएट टाइम है, उन सेक्टर्स पे मैं पहले चर्चा कर लेना चाहता था। तो वो चर्चा मैंने कर ली है मेन, और बाकी चर्चाएं चलती रहेंगी, रिपीटेशन भी चलता रहेगा। जैसे जैसे हालात बदलेंगे उस हिसाब से मैं अपना काम करता रहूंगा। और मैं आपके सामने जो तथ्यात्मक स्थिति है, फैक्चुअल पोजीशन ऑफ द कंपनी, आई विल ट्राई टू प्रेजेंट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। मतलब तो अब चलते हैं आज जो, अब उससे पहले मैं एक निवेदन करूं, मेरी याद आ गई, मैं भूल जाता हूं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कोई भी मैसेज हो बेधड़क पूछें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहे रात को जग के दूंगा, चाहे 2 बजे तक जगना पड़े, एवरी क्वेश्चन विल बी रिप्लाई फ्रॉम माय साइड, रेस्ट एश्योर्ड। तो सवाल ये है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में एज ए हेल्थ जनरल चर्चा कर ली जाए पहले। और जनरल चर्चा यही है कि सन 1998 से पहले इस देश में कई मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनियां थी, कई देश में जन्मी कंपनियां थी। और आज जो कंपनियां दिखाई दे रही हैं, ये तो बहुत इन्फेंट एज में थी। मतलब उस समय कौन सी कंपनी थी? रैनबैक्सी थी, सिप्ला थी, ये भी बहुत छोटी थी उस समय। और मल्टीनेशनल कंपनी थी, जैसे रोश था, हैश थी, और जर्मन रेमेडीज थी। इस तरह की कई फॉरेन कंपनीज भी थी। उन कंपनियों को देश के कुछ एंटरप्रेन्योर्स ने खरीद लिया। वो इस देश की जो प्राइसिंग पॉलिसी थी सरकार की, मूल्य नियंत्रण था दवाओं का, जो आवश्यक भी है, गलत नहीं है वो। मतलब इस देश की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के और गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं, एक आदमी को दवा स्वयं को खरीदनी पड़ती है। इस देश में बहुत से देशों में सरकार देती है उसको दवा, इलाज फ्री सरकार करती है। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज, प्राइस कंट्रोल ऑन मेडिसिन, which is the most essential item for life saving of a human being, is very essential. तो ऐसी सूरत में वो कंपनियां बेच गई अपनी, और इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने खरीद लिया, जिसमें से कुछ कंपनियां आज भी जिंदी हैं, जिनके नाम बदले हुए हैं। अब मैं भी उन कंपनियों के बहुत सी के तो नाम भूल चुका हूं। हालांकि उन कंपनियों में कोई उस समय प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी, और वो इसीलिए बेच-बाच गई कि कोई दम तो है नहीं, चलो यहाँ से। खैर, तो फार्मास्यूटिकल जब भारत की इकोनॉमी का ग्लोबलाइजेशन किया गया, उदारीकरण किया गया नरसिंह सरकार ने, तो उन कंपनियों के लिए विदेशों में द्वार खुले। और ये रैनबैक्सी एक ऐसी कंपनी थी, इंडिया बोर्न एक ऐसी कंपनी थी, जो फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिका गई, और अमेरिका में उसने अपने पैर जमाना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे करके डॉक्टर रेड्डी लैब गई, सन फार्मा गई, ल्यूपिन गई, सिप्ला गई, और छोटी कंपनियां भी फिर बाद में जाती रही। इन कंपनियों ने अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन किया,
ये एक अलग बात है। और फिर वो जो बायोकॉन है वो गई, तो वो एक अलग बात है कि इस देश के अंदर पैसे का भाव समझिए, पैसे का ये भाव है कि बेसिक जो साल्ट है मेडिसिन का वो रिसर्च नहीं कर पाती है कंपनी, वो रिसर्च यूरोपियन या अमेरिकन कंपनी जी कर पाती है, क्योंकि उस पर बहुत पैसा चाहिए और एक लंबे समय तक रिसर्च के ऊपर आप देखिए इतने आदमी रखने पड़ेंगे, इतने टेस्ट एंड ट्रायल्स करने पड़ेंगे, उसके ऊपर बेशुमार खर्चा होगा। रिजल्ट तो आएगा जब आएगा, आए भी नहीं भी आए कोई जरूरी नहीं। आप जिस चीज की खोज कर पा रहे हैं, करना चाहते हैं, वो सक्सेस हो ना हो। जैसे बायोकॉन ने ओरल इंसुलिन की रिसर्च करने के लिए 10 साल तक कोशिश करी, और ये था आई ओरल इंसुलिन, बट दे कुड नॉट गेट सक्सेस एंड वन डे द चैप्टर वाज क्लोज्ड डाउन। तो ऐसा भी बहुत होता है। तो खैर, अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज फार्मास्यूटिकल सेक्टर एक बहुत खतरनाक सेक्टर है, इसमें रिस्क बहुत है। जो इंडियन कंपनीज यूएस में गई, उन्होंने धीरे धीरे अपने पैर जमाए, कई पेटेंट लिए उन्होंने भी, और जाकर के 2008 में उनके पैर जम पाए थे। उससे पहले कोई प्राइस फ्लक्चुएशन आ गया, कोई आपसी कंपटीशन में मारे गए, कोई दवाएं कॉल बैक कर ली, ज्यादा मात्रा में फेल हो गई, कोई यूएस एफडीए ने परमिशन नहीं दी, यूएस एफडीए ने किसी प्रोडक्ट को रोक दिया, यूएस एफडीए ने किसी कंपनी का इंस्पेक्शन करके उसको जबरदस्ती जाम कर दिया। तो धीरे धीरे करके सन 2008 से 2015 के बीच में फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने, जो कि इंडिया के अंदर एक लीन पीरियड था, जो ओल्ड इकोनॉमी शेयर्स थे वो बिल्कुल गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण बिल्कुल ठंडे हो गए थे। मतलब आप चाहे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो, चाहे वो मतलब स्टील हो, स्टील है, मेटल, अदर मेटल्स है, टेक्सटाइल है, जो भी कंपनियां थी वो सब ठंडी हो गई। खाली फार्मास्यूटिकल पैसा कमाया लोगों। लेकिन सन 15 आते आते इन सब की हवा निकल गई और ट्रंप की सरकार आ गई थी। ट्रंप की सरकार शायद नहीं आई थी, जब तक ट्रंप की आ गई थी शायद सरकार। खैर, तो सन 15 में आकर के ये एक सैचुरेशन पीरियड आता है हर चीज का, और उसके बाद में ये कंपनियां बिल्कुल ठंडी पड़ गई। सन फार्मा का जो शेयर था वो 2100 रुपए से गिर करके, नहीं सन फार्मा का नहीं, ल्यूपिन का शेयर 2150 रुपए से गिरकर, और वो आ गया कहाँ, 450 रुपए, नहीं 450 रुपए आ गए, यस। और सन फार्मा का शेयर 1300 रुपए गिर के 450 रुपए आ गया, बल्कि मेरे ख्याल 380 आ गया था। इतनी बड़ी दुर्दशा इन कंपनियों की। सिप्ला का शेयर 750 तक पहुंच पाया था, वो गिर के वो भी 380 रुपए आ गया। ल्यूपिन बता दी, सन फार्मा बता दी, डॉक्टर रेड्डी लैब जो थी वो 5400 रुपए जाकर के 1900 रुपए आ गई थी। तो इतनी अच्छी अच्छी कंपनियां धराशायी हो गई थी, बुरी तरह धराशायी हुई। 15 से 19 तक इनकी दुर्गति हुई। जब 2020 में जब कोरोना आया, तब जाकर के इनमें कुछ थोड़ी सी जान आई। फिर इनके सामने ये समस्या आ गई कि इंडिया एपीआई खुद नहीं बनाता है। 80% एपीआई यानी 60 जो है दवाओं का, इट इज इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। तो कोरोना काल के कारण एपीआई बहुत महंगे हो गए। कंपनियां चली तो सही थोड़ी सी कोरोना काल में, चाहे सेंटिमेंटल चली, चाहे थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट बढ़ा दवाओं का, लेकिन सवाल ये था कि एपीआई महंगा होने से इनके मार्जिन पे प्रेशर आ गया। और ये साल एक भर चल के ये कंपनियां सन 2020-21 के शुरुआत तक चली, फिर वापस ठंडी पड़ गई। और इतनी ठंडी पड़ी, पड़ते पड़ते इतनी ज्यादा गिरावट आई इनमें कि इनका प्रॉफिट आधा भी नहीं रहा। फिर दोबारा से उठी है। अमेरिका में जेनेरिक मेडिसिन की डिमांड बढ़ी है और इंडिया का फार्मा का एक्सपोर्ट बढ़ा है। इंडिया की जो कंपनियां थी इन बिटवीन, उन्होंने भी तैयारी करी कि हाउ टू कॉम्पिटिट। जो अमेरिकन बाजार की स्थितियां थी और जो अमेरिकन गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, जो ट्रंप साहब लाए थे, ट्रंप की पॉलिसीज ये थी, ही वांटेड टू सी दैट मेडिसिन्स आर अवेलेबल टू द अमेरिकन्स एट द चीपर रेट्स। और वो हर चीज में उनकी पॉलिसी यही थी कि भाई मेक अमेरिका यूज अमेरिकन, मेक अमेरिकन यूज अमेरिकन।
तो उन्होंने क्या किया कि 25% जो वहां सरकार दवाएं खरीदती थी उस पर 25% प्राइस प्रेफरेंस लगा दिया। तो वो सस्ते वाली बात तो खत्म हो गई। भाई सस्ता तो इंडियन कंपनी ही दे सकती है बिकॉज इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम है। तो वो सस्ते वाली बात तो खत्म हो गई। तो सस्ते की बात खत्म हो गई तो फिर इंडियन कंपनी को ये भी एक झटका लगा कि इनकी गवर्नमेंट सप्लाई के जो चांसेस थे वो बंद हो गए। 25% का प्राइस डिफरेंस बहुत होता है। यानी अमेरिकन कंपनी जो टेंडर देंगी वो इंडियन कंपनीज के लोएस्ट टेंडर के मुकाबले 25% हायर रेट तक में उनका टेंडर अप्रूव हो सकता है। और एक लंबा चौड़ा ऑर्डर निकाला था, कुछ प्राइस कंट्रोल जैसा भी उन्होंने कर दिया था। और जो इंडियन कंपनीज में भी आपस में भी कंपटीशन बढ़ गया था, तो इतनी गिरी कि जून सन 2023 अप्रैल 2023 तक उनकी वर्किंग मिट्टी हो गई। 30-35% ही प्रॉफिट रह गए उनके, यानी ₹1 का प्रॉफिट था, 35 पैसे रह गया प्रॉफिट करके। तो फिर जून में एकदम से इनमें करंट आया और करंट आकर के एकदम उठना शुरू हुआ। जो भी रिजल्ट आए जुलाई अगस्त के अंदर फार्मा कंपनियों के, वो शानदार आए। एकदम से बहुत बड़ा फर्क पड़ गया, एकदम से वो शानदार आए रिजल्ट। और उसके बाद से ये अब तक ये रिजल्ट अच्छे चल रहे हैं। लेकिन अब फिर वापस लग रहा है मेरे को कि अगेन प्रेशर इज इमर्जिंग ऑन इंडियन कंपनी सो फार अमेरिकन बिजनेस इज कंसर्न। हर इंडियन कंपनी, जो 5-6 कंपनियां बड़ी बड़ी, छोटी का तो देखिए स्टडी कहां तक करोगे आप, बहुत है छोटी कंपनियां। जो हर इंडियन कंपनीज का 60-65% बिजनेस जो है वो अमेरिका से आता है, रशिया से भी आता है। डॉक्टर रेड्डीज का एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है रशिया से भी आता है, चाइना को भी एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेजर पार्ट ऑफ देयर बिजनेस इज कमिंग फ्रॉम यूएस। और अरविंदो फार्मा का तो 92% बिजनेस इज कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। इंडिया में वो दवाई बेचते ही नहीं है, मतलब 5-7% बेचते हैं, वो कोई गिनती में नहीं है। तो ऐसी सूरत में फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक फ्लक्चुएशन की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। प्राइस फ्लक्चुएशन आते हैं फॉरेन में, वहां प्राइस कंट्रोल नहीं है, प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। दूसरी बात क्या है कि जैसे कोई एक दवा एक कंपनी ने लॉन्च की, उसके साथ ही 2-4-5 कंपनियां और लॉन्च कर देती हैं, तो वो कंपटीशन मारे जाते हैं आपस में। ये एक इंडियन कंपनीज आपस में ही कॉम्पिटिट करती हैं और उसमें उनका प्राइस रिडक्शन आता है, जो मार्जिन है वो गिर जाते हैं। मतलब दूसरी बात है, कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि एपीआई बहुत महंगी हो जाती है, यानी साल्ट बहुत महंगा हो जाता है। हालांकि साल्ट इंडिया में भी बनाना शुरू किया जा रहा है। डॉक्टर डिवीज लैब इज ए वेरी बिग कंपनी सो फार साल्ट एपीआई मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न, और बहुत से प्रोडक्ट उसके मोनोपॉलिस्टिक प्रोडक्ट हैं। आरती ड्रग्स है, जुबिलेंट लाइफ साइंस है, इस तरह। और फिर ये अरविंदो भी बना रही है, अरविंदो ने भी बनाए हैं, कि ल्यूपिन भी। ऐसे तो ये कंपनियां खुद भी बढ़ाती हैं मतलब इनसाइड, लेकिन फिर भी वो दैट इज नॉट सफिशिएंट, इनको इंपोर्ट करना ही पड़ रहा है। लेकिन 2-3 साल में सरकार का प्रयास है कि इनका जो एपीआई रिक्वायरमेंट है वो डोमेस्टिकली पूरी कर दी हो जाएगा। धीरे धीरे समय लगता है, लेकिन फिर भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में मैं इन जनरल ये कहूँगा कि ये सेक्टर बहुत अच्छा है, सेफ है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है कि इसमें आप अपनी कैपिटल का 25% हिस्सा लगा दें। आप अपनी पूंजी का 7-8% तक हिस्सा इसमें लगा सकते, उससे ज्यादा नहीं। वो भी आप लंबे टाइम के लगाएं, ताकि कोई फ्लक्चुएशन आ जाए। अब एक बात बताइए, आपको एक जनरल इन्वेस्टर को तो जब पता पड़ता है जब परिणाम आते हैं या प्राइसेस गिर जाते हैं, इसका बेनिफिट वही ले जाते हैं। तो ऐसी सूरत में या तो लंबी स्ट्रेटेजी चलिए, या फिर ऐसा कीजिए कि प्राइसेस जब 50-60% बढ़ जाए शेयर की, तो एक बार प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाए। फार्मा सेक्टर में मैंने तो यही किया है, जैसे ही 30-35-40% का जंप आया, ठोक के बाहर निकल गए। तो खैर, अब ये तो बात काफी जनरल हो गई है, और इंडिविजुअल कंपनीज की बात करते हैं, उसके डाटा की बात करते हैं। अब टाइम भी काफी हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले ल्यूपिन की बात करते हैं। ल्यूपिन की बात यह है कि ल्यूपिन का मार्केट कैप है 80,706 करोड़ फ्राइडे क्लोजिंग पे, और इसका शेयर का प्राइस है 1770।
फेस वैल्यू शेयर की 2 रुपये है, इक्विटी 91 करोड़ की। सन 2024 के रिजल्ट्स की बात करते हैं, 20,011 रुपये की सेल है, गत वर्ष 16,642 करोड़, यानी सेल में करीब 25% की बढ़त आई है। प्रॉफिट 1936 करोड़ रुपए, लास्ट ईयर 430 करोड़ रुपए था, क्योंकि मार्जिन इनको लास्ट ईयर नहीं मिल पाए थे। किसी भी फार्मा कंपनी को FY 23 के अंदर कोई मार्जिन नहीं मिल पाया। तो अब ये जो 350% की ग्रोथ दिखाई दे रही है ल्यूपिन में, एक्चुअली ये ग्रोथ हर साल नहीं आएगी। हर साल तो वही 25-30% आ जाए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ल्यूपिन ने कुछ नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए थे और फिर वो प्राइसेज भी बहुत बड़ी डाउन थी, एकदम से हो गई थी दवाओं की, उन सब से उभर करके एक इक्वलाइज और नॉर्मल लेवल पे आई है। लेकिन 25-30% की ग्रोथ आए तो बहुत है। और इसकी EPS है 42 रुपये 2 पैसे, ग्रोथ आई 350%, ROE 14.3% और डिविडेंड यील्ड 0.23%। ल्यूपिन का मैनेजमेंट बहुत ही साउंड मैनेजमेंट है। डॉक्टर देशबंधु गुप्ता, जिन्होंने 5,000 रुपये की पूंजी से आज के 40 साल पहले काम शुरू किया था, 40 का मतलब है 20 और 24 है, 45 साल पहले की बात मान लीजिए। डॉक्टर देशबंधु गुप्ता भरतपुर के रहने वाले थे एंड ही वॉज वेरी लेबोरियस एंड जीनस। उन्होंने 5,000 की पूंजी से काम शुरू किया और उनके बेटा बेटी वो संभाल रहे हैं, उनकी डेथ हो चुकी है और अब वो बेटा भी बहुत काबिल है और उनकी डॉटर भी बहुत काबिल है। वो टीवी पे जब भी आए हैं, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। मेरे से बहुत कम एज है उन लोगों की, बट इवन देन आई एम इम्प्रेस्ड विद देम, आई अप्रिशिएट देम, रियली दे आर जीनियस। तो ये बात रहा सवाल ग्रोथ का। फार्मास्यूटिकल में ये अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है कि किस कंपनी की कब क्या कितनी ग्रोथ आ जाएगी, क्योंकि फार्मास्यूटिकल को दवाओं को समझना बहुत मुश्किल काम। तो आप जो भी पैसा लगाएं ल्यूपिन में, और मेरा ख्याल ल्यूपिन में काफ़ी अप्रिशिएशन आ चुका है और 20-30% अगर अप्रिशिएशन और आता है तो वन शुड बी आउट, वंस ए मैन शुड बी आउट, ए इन्वेस्टर शुड बी आउट फ्रॉम दिस कंपनी। कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन 2,000 रुपये के बियॉन्ड जो है रिस्क फैक्टर है। तो देख लीजिए आप, जैसा भी उचित समझें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेना, जो भी हो। सिप्ला सबसे पुरानी फार्मा कंपनी इंडिया बोर्न में, द ओल्डेस्ट इंडिया बोर्न फार्मा कंपनी। अब इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,81,927 करोड़ रुपए। इसके शेयर की प्राइस है 1,510, 160 करोड़ की पेड इक्विटी है। सेल 25,774 करोड़ रुपए है, लास्ट ईयर 22,753 करोड़ रुपए थी। इस साल प्रॉफिट आया है 4,154 करोड़ रुपए, लास्ट ईयर प्रॉफिट था 2,833 करोड़ रुपए। ईपीएस है 51 रुपये 5 पैसे आई है सन 24 की, और लास्ट ईयर ये ईपीएस थी 34 रुपये 71 पैसे। तो 28.6%, 47% की ग्रोथ आई है इसमें। प्रॉफिट में 47%, वो इसलिए आई है ये ग्रोथ ज्यादा इसलिए दिखाई दे रही है, पहले बिल्कुल गिर गए थे दाम और फिर वो डिमांड बढ़ी, एकदम से डिमांड बढ़ी, एकदम से इनके का प्रॉफिट बढ़ गया, बाकी आगे नहीं आएगी ग्रोथ। और रिटर्न ऑन इक्विटी 17% है, रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक है इसका, और डिविडेंड यील्ड 0.86 है। अब इस कंपनी की कहानी ये है कि जो हमीद साहब है, उनकी एज इस समय 86 साल है। इज वेरी जीनस मैन। फार्मा सेक्टर में जो लोग हैं वो बहुत मेहनती थे, बहुत जीनस थे, और उन्होंने सिप्ला को अपने प्रयास से पहुंचाया। बदकिस्मती ये रही कि उनके कोई इशू नहीं है। उनका एक नेफ्यू था कमिल, वो उसको लगाया था इन्होंने, लेकिन वो फुटबॉल का शौकीन था। वो कमिल नाम का जो उनका बच्चा, वो इंग्लैंड भाग गया फुटबॉल के चक्कर। फिर उन्होंने भतीजी को लगाया। भतीजी जो थी उसने इंटरेस्ट तो लिया, लेकिन लड़की थी ये बेचारी, अर्ली एज में कितना क्या कर पाती। फिर इन्होंने डॉक्टर रेड्डी लैब के जो अमेरिकन ऑपरेशंस देखता था, डॉक्टर अनंग बोरा देखते थे, उनको इन्होंने एंगेज किया, अपने यहाँ अपॉइंट किया, सीईओ अपॉइंट किया, और उन्होंने फिर कंपनी को उठाया। अदरवाइज सिप्ला केम इनटू ट्रबल, इतनी बढ़िया कंपनी होती भी इट केम इनटू ट्रबल। तो देखिए ऐसी बात है, हो सकता है सिप्ला को अब वो हमीद साहब बेचना भी चाहते थे, हमीद फैमिली वांटेड, लेकिन जो खरीदार थे उन्होंने सारे कैलकुलेशंस किए, कंपनी खरीदना वायबल नहीं था उनके लिए। 50-60 हजार करोड़ रुपया कम से कम लगाना पड़ता खरीदार को। 50,000 करोड़ से सिप्ला का प्रॉफिट 4,000 करोड़ है, वो भी एक अप्रिशिएटेड लेवल पर है।
तो 50,000 करोड़ रुपए लगा के 4,000 करोड़ रुपए कमाना कौन सी समझदारी है बताइए। और वो भी उसमें से भी शेयर होल्डर्स का हिस्सा भी तो है भाई, उसको तो 2,000 ही आएगा अगर 50% इक्विटी भी होल्ड करेगा तो 2,000 60,000 रुपए लगा के 60,000 करोड़ रुपए 2,000 करोड़ रुपए कुछ समझदारी का काम नहीं, इसलिए इसके ट्रांजेक्शन नहीं हो पाए और अमित साहब ने टुकड़े टुकड़ों में बेचना शुरू किया है इसको। बाकी कंपनी बहुत शानदार है, प्रोडक्ट शानदार है, मैनेजमेंट शानदार है। अब अपन बात करते हैं सन फार्मा। सन फार्मा इज लीडर ऑफ द इंडियन फार्मा सेक्टर, हाईएस्ट सेल है, हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन है। डॉक्टर सर दिलीप सांघवी जो हैं एक बहुत मेहनती, ईमानदार और रियल सेंस में एक गुड एंटरप्रेन्योर है। उनकी पेडअप कैपिटल, उनकी जो मार्केट कैप है सन फार्मा का 3,76,312 करोड़, 1,568 रुपए इसका प्राइस है, 1 पेडअप शेयर है, 240 करोड़ की इक्विटी है और इसकी सेल आई है 48,497 करोड़। लास्ट ईयर सेल थी 43,886 करोड़। प्रॉफिट आया है इस साल 9610 करोड़ रुपए, लास्ट ईयर था 8510 करोड़ रुपए और ईपीएस 39 रुपए 91 पैसे आई है, लास्ट ईयर थी 35 रुपए 22 पैसे। इसका पी रेशो 37.6 है और इसकी ग्रोथ आई है 12.88%। ये ग्रोथ कम आई है क्योंकि ऑलरेडी इसके जो प्रोडक्ट हैं वो प्रीमियम प्रोडक्ट थे, उन पे पहले ही रेट ज़्यादा ले रहे थे। दूसरी बात क्या चक्कर पड़ता है, फार्मास्यूटिकल कंपनियों के झगड़े बहुत हैं, मुकदमे बहुत हैं फॉरेन में। कोई पेटेंट का झगड़ा है, कोई कॉपीराइट का झगड़ा है, कोई यूएसएफडीए का झगड़ा है। फिर वहाँ ऐसी बहुत बड़ी सॉलिसिटेड कंपनीज है जो धंधा ये करते हैं कि इन कंपनियों को ब्लैकमेल करती हैं, को चाहे जो केस लगा देती हैं कोर्ट। अब चाहे मुकदमा चलता है, कोई ना कोई कोर्ट इन पर जुर्माना ठोक देती है, अब जुर्माने की अदायगी करनी पड़ती है। तो ये भी एक कारण है। डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, इनमें रेड्डी फार्मा के इनके इन सब दवा कंपनियों के 2-2, 5-5 मुकदमे वहाँ चल रहे हैं इस तरह के। और उसके अंदर देखिए कोई मामला अदालत में चला जाता है ना तो उसमें परेशानी तो होती है। तो इस तरह से सन फार्मा की भी पोजीशन है। बाकी दिलीप सांघवी को ये कहना पड़ेगा कि वो मर्द आदमी है, उन्होंने हर मुसीबत का सामना किया। रैनबैक्सी को टेक ओवर किया था उन्होंने, रैनबैक्सी फर्जी निकली अंदर से। अब वो भगवान जाने वो दवाओं का पैसा कहाँ गए, वो शिव सिंह जो थे सरदार जी, क्या किया क्या नहीं किया, भगवान ही मालिक है। इतनी पोल निकली, इतनी खराबी निकली कि उसको एक फॉरेन कंपनी ने खरीदा था, बेचारे जापानीज ने, वो बेच के गए आखिरकार हाथ तक के। फिर दिलीप भाई ने लिया उसको, दिलीप भाई भी बहुत तकलीफ पाए। सन फार्मा की बर्बादी का जो बीच में परेशानी का कारण था वो रैनबैक्सी थी। बाकी ही इज ए वेरी सुपर जेन्युइन मैन, मतलब दिलीप भाई तो इसलिए खैर जो भी हुआ, लेकिन एनी हाउ देर से आए समेर से आए लेकिन दुरुस्त आए। ठीक है, सन फार्मा इज ए गुड कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये भी अच्छी कंपनी है। अब आते हैं डॉक्टर रेड्डी लैब। डॉक्टर रेड्डी लैब का मार्केट कैप है 1,08,773 करोड़ रुपए। इस शेयर का प्राइस है 5 पेड शेयर है। इस शेयर का प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस है, लेटेस्ट क्लोजिंग 6520 रुपए और मार्केट इसकी पेडअप इक्विटी है 83 करोड़ रुपए। अब इसकी सेल पर आते हैं, सन 2024 के परिणामों को देखते हैं। सेल आई है 28,011 करोड़, लास्ट ईयर थी 24,670 करोड़। प्रॉफिट आया 5578 करोड़ रुपए, लास्ट ईयर था 4507 करोड़ रुपए। ईपीएस इस साल आई है 334 करोड़ रुपए, लास्ट ईयर थी 270 करोड़ रुपया। प्राइस अर्निंग रेशियो 19.7 है और इसका ग्रोथ रेट है 23.70% आई है और रिटर्न ऑन इक्विटी 21.4% है और डिविडेंड यील्ड 0.61 है। सब कुछ ब्यूटीफुल है। और डॉक्टर रेड्डी लैब जैसा शेयर आज 19.7 यानी 20 मान लीजिए आप, 20 के पी रेशो मिल रहा है। इट्स ए वंडरफुल थिंग। डॉक्टर रेड्डी इज द बेस्ट फार्मा कंपनी ऑफ इंडिया। डॉक्टर रेड्डी जो थे, ही वाज ए जीनियस। भरोसा नहीं कर सकता था कोई कि इतना जबरदस्त इसकी कंपनी में ग्रोथ आएगी। और आप समझिए जो रिटर्न इन्होंने दिया है, देखने लायक है, जबरदस्त रिटर्न। नो कंपनी इन इंडिया, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डी लैब, इन 2 कंपनियों ने रिटर्न दिया। तीसरी अरविंदो भी है, मतलब अरविंदो पे आते हैं अभी थोड़ी देर में। जबरदस्त काम था। और आज 350 रुपए की ईपीएस, और इस साल मैं समझता हूँ 400 रुपए भी टच कर जाए तो कोई ताज्जुब नहीं। इस साल तो शायद चली जाएंगी ये कंपनियां, गिरावट शायद नहीं आवे। तो 400 की जो कंपनी है भाई, रैनबैक्सी, इसका मारुति का जो ईपीएस है
वो करीब 300 रुपए के आसपास है, तो वो तो चलता है 12,000 रुपये। और अल्ट्राटेक सीमेंट का जो पी रेशो, वो जो रेट है, उसका ईपीएस है, वो 300 रुपए के आसपास ही है, वो शेयर चलता है 12,000 रुपये। और दवा जो एक बहुत हाई टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसको बनाना बेचना सब कुछ मुश्किल है, वो शेयर का पी रेशो 19.7, यानी इट्स ए सरप्राइजिंग थिंग। लेकिन अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं एनालिसिस कर सकता हूं। या तो कोई अंदर जो क्लोज सर्किल से उनको नजर आ रहा है, जैसे यूपीएल का शेयर की वर्किंग अच्छी आती थी, बढ़ता नहीं था, लेकिन जब आगे चल के ये पता पड़ा गया तो गिर गया है, तो हालत खराब हो गई कंपनी की। तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेस मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, आप अपने हिसाब से निर्णय लें अपने। लेकिन कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, ग्रोथ भी ठीक है, और ईपीएस भी आज की तारीख में तो एक्सॉर्बिटेंट ग्रोथ है। तो इस तरह से देख लें आप। अरविंदो फार्मा, अरविंदो फार्मा की मार्केट कैप है 76,830 करोड़। शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपया है और इसकी पेडअप इक्विटी 59 करोड़। अब सेल पर आते हैं। सेल 39,002 करोड़ रुपए है, लास्ट ईयर 24,855 करोड़ रुपए थी। प्रॉफिट इस साल 3169 करोड़ रुपए आया, लास्ट ईयर 1928 करोड़ रुपए आया। अर्निंग पर शेयर लास्ट ईयर 54 रुपए 15 पैसे थी, इस साल 54 रुपए 15 पैसे थी, इस साल 32 रुपए 90 पैसे। और प्राइस अर्निंग रेशियो 23.3। जस्ट नेक्स्ट टू डॉक्टर रेड्डी लैब। रेड्डी लैब का 19.7 है, इसका 23.3 है, बाकी सबका इन सबसे हायर है और काफी हायर है। और ग्रोथ रेट है 64.58%। ये भी उसी कारण आई है ग्रोथ है कि लास्ट ईयर दवा की प्राइसेस के रेट गिर गए थे वहां पे, और सन 23 में काफी जबरदस्त उठाव खाया एकदम से, FY24 में, उसके कारण इनका प्रॉफिट एकदम से स्पट कर गया। और ROE है 11.6, जो लोएस्ट इन द फार्मा सेक्टर, और डिविडेंड यील्ड है 0.35। अरविंदो फार्मा कुछ ये जो दिल्ली गवर्नमेंट का शराब घोटाला था केजरीवाल का, उसमें भी हाईलाइट है, चूंकि उनका एक डायरेक्टर जो था, ये जो परिवार है या ग्रुप है, ये अल्कोहल का बिजनेस भी करते हैं। उस चक्कर में उसमें भी एक डायरेक्टर इनका लपेट में आ गया था, अरेस्ट भी हुआ था वो, लेकिन वो सब छीट छाट गए हैं, सरकारी गवाह वगैरह बना गए हैं, और है कहने हो। खैर उससे कोई संबंध नहीं है कंपनी का, कोई कंपनी की तंदुरुस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। He was simply a director in this company. The man who was found to be alleged in the case of alcohol scandal of Delhi, bribery scandal of Delhi, वो उससे कोई बात नहीं। और इस कंपनी ने अभी 2400 करोड़ रुपए की लागत से एक पेनिसिलिन, पेनजी, इट इज साल्ट फॉर एंटीबायोटिक, बेसिक साल्ट फॉर एंटीबायोटिक है, जो कि पहला प्रोजेक्ट है इंडिया में, बाकी कंप्लीटली चाइना से इंपोर्ट होता था। उसका 2400 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट लगाया है, और 60% वो खुद ही कंज्यूम कर लेंगे, इन हाउस कैप्टिव कंजम्पशन हो जाएगा, 40% दे विल सेल इन द मार्केट। दैट प्रोजेक्ट हैज बीन इंस्टॉल्ड in the persuasion of that PLI स्कीम। अच्छा, और भी 3-4 प्रोजेक्ट कुछ चाइना में, अमेरिका में और इंडिया में भी और भी 1500 के प्रोजेक्ट चालू किए हैं इन्होंने। काफी बड़ा एक्सपांशन किया है और उसके रिजल्ट बहुत शानदार आएंगे, मैं जहां तक समझता हूँ। वो कोई लॉस मेकिंग बिजनेस नहीं होगा। और एपीआई भी बनाती है खुद, और एपीआई बनाती है, यानी ऐसे एपीआई भी हैं जिनका मार्केट प्राइस 25 लाख रुपए पर केजी है उनका। आप देख लीजिए खोलकर, आप गूगल पे खोल के देख लीजिए, द एपीआई मैन्युफैक्चर्ड बाय अरविंदो, व्हाट इज देयर प्राइस पर केजी, पूरा चार्ट आ जाएगा आपके सामने अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस में। लेकिन इस बिजनेस, ये जो फार्मा सेक्टर है, मेरी खुद की 3rd 4th मतलब प्रायोरिटी है। सबसे बड़ी टॉप प्रायोरिटी आईटी सेक्टर है, 2nd प्रायोरिटी कॉर्पोरेट बैंक है, 3rd प्रायोरिटी आप ये मानिए कि सीमेंट हो सकती है। बिकॉज सीमेंट के अंदर क्या है कि जो डिमांड ग्रोथ है ना, वो कभी रुकती नहीं है, थकती नहीं।
और धड़ल्ले से माल बिकता है, ना इंपोर्ट का कोई खतरा है, ना कोई गवर्नमेंट की प्राइसिंग का फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं। थर्ड सेक्टर सीमेंट है और फोर्थ नंबर पे मैं फार्मा को ले सकता हूं, और वो भी विद ड्यू कॉशन एंड केयर। थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये मान के करिए कि या तो 50-40% का प्रॉफिट हुआ तो ठोक देंगे, एक बार तो बेच दीजिए आप उसको। और ये सोचिए मत कि शेयर और बढ़ेगा वो बढ़ेगा। ये इन्वेस्टर को जो फंसता है ना, फंस जाता है बेचारा, जो आया हुआ प्रॉफिट है वो भी मिट्टी में मिल जाता है। उसका कारण है लालच। ये मोंगेरी लाल ब्रांड के साहब, इसमें तो बोनस आएगा, और मैंने सुना है कि साहब इसको वो लाइसेंस, और अरे एक बार प्रॉफिट बुक कर जेब में रखो। जो डाउटफुल, डोंट पुट योर मनी नियर द क्वेश्चन मार्क, मेरा ये फॉर्मूला है। तो आज काफी हो गई चर्चा, 35 मिनट चर्चा हो गई माय डियर। छोटा सा सेक्टर है, 12,000 करोड़, 12,000 पॉइंट निफ्टी है इसका, है नहीं 20,000 पॉइंट हो गया, सॉरी 20,000 है निफ्टी, फार्मा निफ्टी 20,000 है वैसे। तो छोटा सेक्टर है वैसे भी ये, मतलब इतना छोटा भी नहीं है, मीडियम लेवल से साइज सेक्टर है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी मैं समझता हूँ 6-7-8 लाख करोड़ का है इसका। तो ठीक है, मतलब सेक्टर अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन बड़ी कंपनी में रहेंगे, क्योंकि छोटी कंपनियों का कोई भरोसा नहीं। बड़ी कंपनी में थोड़ा पैसा डाल दीजिए, 5-7 साल के लिए डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। या फिर ये पॉलिसी रखिए कि साहब बढ़े तो बेच दूं और घटे तो खरीद लूं, दोनों ही बात। तो अब ठीक है, चलते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं। आप कृपया इसको, मेरे वीडियो को अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।